नमस्कार दोस्तों, टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहित खरोटिया। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इतिहास क्यों पढ़ना ज़रूरी है। मैंने आपके लिए ये सीरीज़ बनाई है और धीरे धीरे आगे पूरी मैं किताब को कवर करूँगा। तो हमारा पहला अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। प्यारे बच्चों, इस किताब के हर अध्याय में हमें एक ऐसा बच्चा होगा जिसके मन में उस अध्याय को लेकर कुछ प्रश्न होंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों को हल करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि क्या ये कोई कैसे जान सकता है कि इतनों वर्ष पहले क्या हुआ था। प्यारे बच्चों, 100 साल पहले कोई कैसे जान सकता है कि क्या हुआ था। तो आइए पता करते हैं कैसे पता लगाएं। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है। अगर कोई हमसे पूछे कि कल क्या हुआ था, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। कल क्या हुआ था ये जानने के लिए हम या तो रेडियो सुन सकते हैं या फिर टेलीविज़न देख के न्यूज़ देख लेंगे या आज की अखबार उठा लेंगे और उससे पता लग जाएगा कि कल क्या हुआ था। और अगर ये जानना हो कि पिछले साल क्या हुआ था, तो उसके लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिसे उस समय की हर बात याद हो, लेकिन बहुत साल पहले। मान लो प्यारे बच्चों, 100 या 200 साल पहले हमें जानना हो कि उस समय क्या हुआ था, कौन सी घटनाएं घटी थी, लोगों का जीवन कैसे था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों और संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाइए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तरी पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये देखिए बच्चों, ये मैप है आपका और इसमें ये है उत्तरी पूर्व और ये है गारो की पहाड़ियाँ और ये मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये है प्यारे बच्चों, ये देखिए मैप में, ये विंध्य के उत्तर में यहाँ सबसे पहले चावल उपजाए गए थे। अब मानचित्र पर सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। प्यारे बच्चों, जब भी किसी आरंभिक नगर फले फूले या गांव जब भी बसे तो सबसे पहले वो नदियों के किनारे बसे। इसलिए सबसे पहले आपको नदियों का ज्ञान दिया जा रहा है मानचित्र में कि नदियां कहाँ हैं, और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। ये देखिए बच्चों मैप, और ये मानचित्र में ये गंगा और सोन नदी।
गंगा के दक्षिण में, यहाँ दक्षिण देखिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। दोस्तों, मगध इस समय दक्षिणी बिहार है। विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। प्यारे बच्चों, कई बार क्या प्राचीन काल में हमारे पूर्वज थे, वो यहाँ तो एक दूसरी जगह क्यों घूमते थे? यहाँ तो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, भूकंप आ जाया, कई बार भूकंप आ जाता था, कई बार बाढ़ आ जाती थी, तो उस कारण एक से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। इसलिए और कई बार काम की तलाश में एक से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। तो इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तुओं से एक से दूसरे स्थान तक लेकर जाते थे। तो प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में जब व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते थे, तो जो उनके साथ सामान होता था, तो या तो वो नदियों और समुद्रों के रास्ते से जाते थे नावों में, या फिर वो घोड़े, हाथी लेकर यात्राएं करते थे, क्योंकि व्यापार करने के लिए। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा की सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे प्राचीन काल में धार्मिक गुरु थे, वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए एक से दूसरे गांव में जाया करते थे। जैसे आजकल होता है ना, जैसे भगवत गीता होती है या कुछ जगराता वगैरह होता है, तो उसी प्रकार धर्म का प्रसार करने के लिए एक से दूसरे गांव जाते थे, क्योंकि उस टाइम मोबाइल या रेडियो टीवी तो था नहीं, इसलिए एक से दूसरे गांव खुद ही जाना पड़ता था उन्हें। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बख्श भी यात्रा करते थे। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे लोग भी थे जो नए नए इलाके देखने के लिए जाते थे। जैसे हम घूमने जाते हैं, नई नई जगहें देखते हैं, नए नए व्यूज़ देखते हैं, तो उस टाइम भी लोग घूमने जाया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे कस्बे, ये नई नई चीज़ों को देखने के लिए भी जाते थे। और कई लोग इसलिए उत्सुक होते थे कि नई जगहें देखेंगे, नई संस्कृति देखेंगे, लोगों के साथ मेल मिलाप करेंगे, लोगों का रहन सहन कैसा होगा। तो इसलिए भी एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। तो प्यारे बच्चों, हम क्यों जाते हैं? हम घूमने कई बार हम अपने रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स के यहाँ घर में जाते हैं, दूर दूर। कईयों के रिश्तेदार नज़दीक होते हैं तो कईयों के दूर होते हैं। तो हम कई बार, ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने रिश्तेदारों के ही घर जाते हैं, हम उनके आस पड़ोस में भी विचार, हम बातें करते हैं, दोस्त बनाते हैं। तो प्राचीन काल में भी ऐसा ही हुआ करता था कि एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था, इसलिए लोग एक से दूसरी जगह जाते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो मैंने बताया ना आपको कि हम आजकल यात्राएं क्यों करते हैं। हम एक दूसरे की संस्कृति जानेंगे, सभ्यता क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, इसलिए हम यात्राएं करते हैं। और नई नई जगहें देखने को मिलती है। यदि अगर हमारे गांव में, मान लीजिए हमारे गांव में रेलगाड़ी नहीं है, तो हम किसी दूसरे शहर या गांव में जाएंगे जहां रेलगाड़ी हो, तो हमें पता लगेगा कि रेलगाड़ी कैसे चलती है, रेलगाड़ी क्या होती है। इसलिए हम यात्राएं करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक दो को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि उपमहाद्वीप, अब उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। मानचित्र देखिए। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। ये प्यारे बच्चों, जो हमारा भारत है, ये भारत, चाइना, रसिया पूरा एक महाद्वीप है। लेकिन जो हमारा भारत है, ये इसे दक्षिण एशिया महाद्वीप कहते हैं। लेकिन ये अपनी विशालता, एशिया में समुद्र, पहाड़ियों और पर्वतों के बंटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा
वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो आइए बच्चों जानते हैं कि देश का नाम कैसे पड़ा भारत। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप पेंसिल ले लीजिए और जब जब मैं कहूँगा तो अगर आपके पास किताब है तो किताब में पेंसिल से नीचे लाइन लगा दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, या फिर आप नोटबुक ले लीजिए, रफ बुक, और उसमें लिखते जाइए। जब मैं बताऊँगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो आप अपनी रफ बुक में ले लीजिए। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी नोटबुक में ये नोट कर लीजिए कि इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों और ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि पर प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद से मिला। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो प्यारे बच्चों, जो हम जानते हैं कि भारत नाम हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, ये ऋग्वेद से मिला है हमें। हमारा प्राचीन वेद है, सबसे पहला वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। तो ऋग्वेद से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो अब बच्चों जानते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियां कही जाती है। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ है, से निकाला गया है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। तो प्यारे बच्चों, बताते हैं कि पांडुलिपियां क्या होती हैं। प्राचीन काल में हमें अगर कोई, अब तो आपको इस टाइम में तो आपको किताबें मिल जाती हैं, नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन प्राचीन, अब ये तो है नहीं कि हम ही पढ़ना लिखना जानते हैं। प्राचीन काल में भी लोग पढ़ना लिखना जानते थे, पर उस टाइम ये किताबें और कॉपियाँ नहीं होती। तो उस टाइम ताड़पत्रों, पांडुलिपियों का प्रयोग किया जाता था। तो पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, पांडुलिपियाँ कैसे बनती हैं? पांडुलिपियाँ प्यारे बच्चों, भुर्ज नामक पेड़ है, उसकी छाल से विशेष तैयार से एक भोजपत्र, एक कागज़ मान लीजिए, तो भुर्ज पेड़ की छाल से बनाया गया कागज़ जिसमें लिखा जाता था, उसे पांडुलिपि कहा जाता है। अब ये किताब में देखिए, ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसे अलग अलग हिस्सों के साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को आप यहाँ देख रहे हैं। ये प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये है भुर्ज के छाल से बनी हुई पांडुलिपि। तो आइए आगे पढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। प्यारे बच्चों, आजकल अगर पांडुलिपियाँ देखनी हो तो मंदिर में, आप मंदिर जाते होंगे, मंदिर में बहुत पुरानी पुरानी किताबें रखी होती हैं, जहाँ से आरती की जाती है, अर्चना की जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं। वो पुरानी से पुरानी जो किताबें थी या जिसमें पांडुलिपियों में लिखा गया था, वही पांडुलिपियाँ हैं। और ये पांडुलिपियाँ क्यों लिखी जाती थी? पांडुलिपियाँ धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों के लिए हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे अगर किसी का बर्थडे होता है, कोई शादी विवाह होता है, तो उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो प्राचीन काल में लिखे गए। लेकिन वो कहाँ से आए? वो हमें पांडुलिपियों से ही प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे।
हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी उपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। प्यारे बच्चों, तो आइए जानते हैं अब अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख होते हैं पत्थर अथवा धातु पर उसे उत्केरे हुए। जैसे अगर पांडुलिपि है, पांडुलिपि में तो स्याही और पेन से लिखा जाता, उस टाइम कलम होती थी, कलम और स्याही से पांडुलिपि में लिखा जाता। लेकिन अभिलेखों में तो उसमें छेद कर करके लिखना पड़ता था। तो ये है, आपने देखे होंगे पत्थर वगैरह में जो पेंटिंग्स कई बार आपने पत्थरों में लिखे होते हैं, कुछ बने होते हैं। मंदिर वगैरह जाएं तो, हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण है, अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर में, पुराने मंदिरों में दीवारों में कई बार शेर बने होते हैं, कई बार शिव की मूर्ति बनी होती है, यहाँ कई बार कई पेंटिंग्स बनी होती हैं। तो वो अभिलेख हैं प्यारे बच्चों, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में विजयों का लेखा जोखा रखने के लिए अभिलेखों में लिखवाते थे। प्यारे बच्चों, जो पुराने समय में शासक थे, बड़े बड़े राजा थे, जब वो युद्ध जीत के आते थे तो अब उन्हें तो पता है कि युद्ध, वो इस जगह में युद्ध जीत के आए हैं, लेकिन वो आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे बताएंगे कि हमने यहाँ से युद्ध भी जीता था, इस समय युद्ध जीता था, और इतने शासकों को लेके हम इतने सैनिकों को लेके इतने सैनिकों पर विजय पाई थी। तो इसके लिए वो शिलालेखों पर लिखवा देते थे। तो ये प्यारे बच्चों, ये देखिए कठोर, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने में क्या लाभ है, ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तथा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसा वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि पुरातत्वविद कौन होते हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, जो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों का अवशेष कुछ बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। प्यारे बच्चों, पुरातत्वविद, आपने तो जान लिया कि पुरातत्वविद क्या करते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं, लेकिन ये क्यों करते हैं पुरातत्वविद। प्यारे बच्चों, हमें जानने के लिए कि प्राचीन काल में, जैसे मान लीजिए सिक्कों के जब खुदाई होती है तब कई बार सिक्के मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी से नष्ट नहीं होती। आपको तो पता होगा कि मिट्टी में समय समय में कोई भी चीज़ वो गल सड़ के ख़राब हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बच जाती हैं जो उस टाइम में सड़ती या गलती नहीं है। इसलिए जब पुरातत्वविद खुदाई में उन्हें मिलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उस टाइम प्राचीन काल में व्यक्ति कैसे सिक्कों की प्रयोग करते थे, किस प्रकार की मूर्तियाँ बनाते थे, और उस टाइम जीव जानवर और पशु पक्षी कैसे होते थे, उन्हें जानने के लिए उनकी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों को ढूंढ के देखा जाता है कि वो कितनी पुरानी है। तो प्यारे बच्चों, ये चित्र देखिए, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। ये आपने देखा होगा आजकल घड़े, उस टाइम के प्राचीन काल में ये बनाया गया घड़ा है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पात्र है या घड़ा बोल लीजिए इसको, ये 4700 वर्ष पुराना है। तो ये इतना पुराना कैसे बचा है आजकल? तो ये
प्यारे बच्चों, जो पुरातत्वविद होते हैं उन्हें जायज़ है कि उन्हें खुदाई में ही मिला होगा। तो ये खुदाई में प्राप्त हुए पात्र हैं। और एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये साइड में देखिए, ये चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों के ये कैसे भिन्न हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सिक्का लीजिए और देखिए कि उस समय और इस समय में क्या भिन्नता आई है। पियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, तो आइए जानते हैं कि इतिहासकार कौन होते हैं। इतिहासकार वो होते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो प्राचीन काल का अध्ययन करते हैं। स्रोतों से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब स्रोत क्या होते हैं। स्रोत जैसे कि आपको बताया, खुदाई में मिले ये जो भी सामान मिलता है आपको खुदाई में, वही स्रोत हैं। पशु पक्षियों की हड्डियाँ, घड़े मिले, सिक्के मिले, मूर्तियाँ मिली, वही तो स्रोत हैं। उन्हीं से तो पता लगता है। जैसे पीछे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पांडुलिपियाँ और जो अभिलेख मिले वो भी स्रोत हैं। अब हमें प्राचीन काल में जानने के लिए कि क्या हुआ था, लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, उसके लिए मिले जो भी औजार, स्रोत, जो भी पांडुलिपियाँ हैं या मूर्तियाँ हैं या सिक्के हो गए, वह सभी स्रोत कहलाते हैं। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है प्यारे बच्चों। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों के जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों के रीति रिवाजों का पालन करते थे। प्यारे बच्चों, तो एक उदाहरण देता हूँ। आप किसी रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर्स के यहाँ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि उनके शादी विवाह में रस्में अलग अलग होती हैं। हमारे यहाँ कुछ अलग होता है, उनके अलग होता है। तो वो उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई? उनके अतीत से प्राप्त हुई हैं प्यारे बच्चों। उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों तथा रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो प्यारे बच्चों, अब जैसे मान लीजिए मैं अब बात करूँगा गाँव और शहर की। कुछ हमारे साथ जो प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ गांव के होंगे तो कुछ शहर के। तो जो गांव के बच्चे हैं तो उन्हें पता होगा कि वो खेतों में काम कैसे करते हैं। उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा, कैसे दादा दादी जाते हैं, जब खेतों में जाते हैं, धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, तो उन्हें पता है कि हम किस प्रकार से उगाते हैं। लेकिन शहरों में रहने वाले बच्चे, उन्हें तो नहीं पता है कि कब कब कौन सी फसल उगाई जाती है। उन्होंने सिर्फ पढ़ा है। लेकिन कई शहरों के बच्चे हैं जो ये जिन्होंने देखा नहीं होगा कि खेत कैसे होते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते होंगे। अब मैंने तो ये तो बता दिया कि गांव में जो रहने वाले बच्चे हैं वो, उनके पेरेंट्स खेतों में छोटी छोटी क्यारियाँ वगैरह होती हैं, अपने खेतों में जाके राशन उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। लेकिन शहरों में तो खेत नहीं होते प्यारे बच्चों। शहरों में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो वहाँ के लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं? वो जायज़ सी बात है, वो दुकानों से सामान लेते हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों में। इस तरह के भेद अतीत में भी थे। तो जैसा कि आज ये हैं कि ये जो भेद हैं गांव और शहर का, ये हमारे प्राचीन काल में भी थे। जो बड़े बड़े शहर थे और गाँव में थे, तो वहाँ भी इसी प्रकार के भेद हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो प्यारे बच्चों, ये क्यों नहीं रखते थे? जो शासक थे वो पढ़े लिखे हुआ करते थे। वो गुरुकुलों में आचार्य गुरुओं ऋषि मुनियों द्वारा अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे थे, जो गरीब थे, तो गरीबों का क्या कार्य होता था? उनका जीवन यापन राजाओं से बहुत भिन्न प्रकार से था।
वो बहुत मेहनत करते थे, जबकि शिकारी मछुआरे संग्राहक ये अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे, क्योंकि इनके पेरेंट्स ज़्यादा नहीं पढ़े होते थे। तो जाहिर सी बात है, अगर पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे तो उन्हें इसका ज्ञान नहीं था कि अपने बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई आवश्यक है। जबकि राजाओं में ये था कि राजाओं के जो उनके पेरेंट्स थे वो भी पढ़े लिखे हुआ करते थे, और आगे आगे राजकुमार भी पढ़ने लिखने जाया करते, जबकि नीचे गरीब लोग जो थे, शिकारी मछुआरे संग्राहक कृषक, इनकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। यहाँ उस समय सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी जैसा कि आज है कि आज हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। उस टाइम ये ऐसी रीति रिवाज नहीं थे। उस टाइम सिर्फ राजाओं के बच्चे ही पढ़ने लिखने गुरुकुल जाया करते थे। तो जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे तो उस कारण वो लेखा जोखा नहीं रख पाते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो आइए पढ़ते हैं कि तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह या वर्ष, जैसे कि मान लीजिए 2000 या इसी तरह की कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। प्यारे बच्चों, तो कैलेंडर कब बना? जब ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ, जिस दिन वो जन्म हुआ था, पैदा हुए थे, उस दिन से माना जाता है कि हमारा पहला दिन था कैलेंडर का। तो मान लीजिए 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष बाद से है, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व लिखी जाती हैं। अब मान लीजिए ये तो है नहीं कि जिस दिन ईसा मसीह जी पैदा हुए थे उसी दिन सृष्टि की संरचना हुई, उसी दिन पृथ्वी बनी। नहीं, हमारा कैलेंडर सिर्फ ये बताता है कि ईसा मसीह के जन्म के पश्चात से हमारी कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले की घटनाओं को भी हमें जानना पड़ेगा। उससे भी प्राचीन काल में कई घटनाएं हुई, तो उसे जानने के लिए जो वर्ष लिखे जाते हैं, मान लीजिए अब ईसा मसीह के जन्म से पहले कोई घटना हुई, 2000 वर्ष पहले कोई घटना हुई, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? हम उसे लिखेंगे 2000 ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व, या मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास की तिथियां अंग्रेजी में बीसी। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ईसा पूर्व से तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह से पहले, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिख पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं उसे इंग्लिश में बीसी और हिंदी में ईस्वी पूर्व लिखते हैं। बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, और जो ईसा मसीह के जन्म के पश्चात की घटनाएं हैं उन्हें एडी, आफ्टर डोनोमी, हिंदी में लिखा जाता है। कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी कि हिंदी में ईस्वी लिखते हो, तो ये एडी क्यों लिखा जाता है, ईस्वी क्यों लिखा जाता है? जो ईसा मसीह के जन्म के पश्चात की, जन्म के बाद की घटनाएं हैं उसमें एडी या ईस्वी लिखा जाता है। एडी होता है प्यारे बच्चों, इंग्लिश में लिखा जाता है एनो डोमिनी। ये लैटिन शब्द है, इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से के पश्चात जो भी घटनाएं हुई हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। प्यारे बच्चों, तो मैं वही बात कर रहा था कि कैलेंडर जो हुआ है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो पूरे विश्व में लगभग पूरे विश्व में उसी दिन से कैलेंडर को मान्यता दी गई है। भारत में भी तिथियों का प्रयोग हुआ था, 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे या करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 पूर्व
यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं तथा कारतूस कहा जाता है, इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानियों तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। ये प्यारे बच्चों, ये चित्र देखिए। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वो आसानी से अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अब इसमें कुछ उपयोगी शब्द हैं तो वो अंडरलाइन कर लीजिए। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। और जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ? अभी हमने इसी अध्याय में पढ़ा कि 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बसे थे? 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। प्यारे बच्चों, जो वर्तमान है वो लगभग 2020 वर्ष पूर्व है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी अगर किसी आपके दोस्तों तक भी पहुंचना जरूरी है तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।